बदली। नीतीश कुमार भी उसी समाजवादी सोच के व्यक्ति हैं जिनको ऐसा लगता है कि बिहार में रोजगार से बात नहीं बनेगी, शिक्षा से बात नहीं बनेगी, हम 400 रुपया पेंशन देते रहे, सड़क वड़क कहीं बनवा दिया, बस यही है, हम इतना ज्यादा कर दिए। भाई बिहार तो मतलब है ही सबसे पिछड़ा, इसको जीवन भर पिछड़ा ही रहना है, इसमें इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है। और दूसरी परेशानी की वजह यहाँ ये है कि नीतीश कुमार का जो राज है इसको आप दो कालखंड में बांटिए, एक 2005 से 12-13 और दूसरा नीतीश कुमार का राज 12-13 से लेकर अभी तक। 2005 से 12-13 में नीतीश कुमार के राज में बिहार में कुछ सुधार होता हुआ दिखा। उसकी दो वजह थी, एक तो उससे पहले इतना अंधकार था कि नीतीश कुमार ने एक छोटा दिया जलाया तो भी आपको हमको बड़ा विकास होता लगा। दूसरा 2005 से 2012-13 में बिहार में एक राजनीतिक स्थिरता थी, एनडीए की सरकार थी और स्थिरता थी, कोई जोड़ तोड़ की बात नहीं थी, लालू यादव की पार्टी करीब करीब खत्म हो गई थी। 12 के बाद से राजनीतिक और स्थिरता का जो दौर बिहार में शुरू हुआ है उसका एक बहुत बड़ा खामियाजा बिहार के लोगों को भुगतना पड़ा। नरेंद्र मोदी का जो राष्ट्रीय राजनीति पर प्रादुर्भाव हुआ उसका बड़ा दिक्कत बिहार में ये हुआ कि जो यहाँ एक स्थिर सरकार चल रही थी वो डगमगा गई। तो आपको हमको लगता है कि नीतीश कुमार पहले महागठबंधन में थे, फिर भाजपा में आए, फिर महागठबंधन में गए, ऐसी बात नहीं है। 2012 से अभी तक नीतीश कुमार 6 अलग अलग सरकार बना चुके हैं 10 वर्ष में। 2012 में एनडीए की सरकार से वो अलग हुए और अल्पमत की सरकार उन्होंने 14 तक चलाई, वो पहला प्रयोग था। दूसरा 14 में लोकसभा हार गए तो पद से इस्तीफा देकर मांझी जी को बना दिए साल भर के लिए, वो दूसरी सरकार थी। फिर मांझी जी को हटाकर चुनाव से पहले खुद बने महागठबंधन बनाकर, वो तीसरी सरकार हुई। फिर महागठबंधन छोड़कर भाजपा में भागे, वो चौथी सरकार हुई। फिर महागठबंधन को छोड़कर भाजपा को छोड़कर महागठबंधन में आए, ये 5वां प्रयास है। तो ये जो राजनीतिक अस्थिरता है, नीतीश कुमार वही है, व्यवस्था वही है, लेकिन काम में जमीन आसमान का फर्क है। वो फर्क इसलिए है कि अब उनकी चिंता बिहार की विकास नहीं है, उनकी चिंता है कि मेरी कुर्सी कैसी बची रहे, कभी लालटेन के साथ कभी भाजपा के साथ। इसीलिए यहाँ पर बेरोजगारी, पलायन या विकास के दूसरे जो मानक हैं वो उसकी स्थिति इतनी भयावह है। अभी जो सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया है, ये जातीय जनगणना के से जोड़कर, उसी आंकड़े को देखिए। मतलब कभी कभी जब आपका दिन खराब होता है तो आप अच्छा भी करने जाइएगा सोच के तो उल्टा ही होगा। नीतीश कुमार ये सर्वेक्षण इसलिए जारी कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि इसका राजनीतिक फायदा हो, राजनीतिक इसका हो रहा है नुकसान, और इसी को कहते हैं अपने गोबर को उठा के मुंह में लगाना। आर्थिक सर्वेक्षण में बता रहे हैं कि 30% बिहार आज भी झोपड़ियों में रहता है या घर नहीं है। आप तो अपना गोबर अपने मुंह में लगा रहे हैं कि 32 साल सरकार चलाने के बाद आप ये कह रहे हैं कि 32% से ज्यादा लोगों के पास या तो घर नहीं है या वो झोपड़ियों में रह रहे हैं। 80% बिहार के लोग आज भी 100 रुपया दिन का नहीं कमाते, ये सर्वेक्षण बता रहा है। और ये 32 साल के लालू नीतीश के राज का असर है, उनके बाद का ये परिणाम है। और जहां तक सामाजिक भागीदारी की बात है, क्योंकि आप लोग अभी वो सवाल पूछ सकते हैं, उस नजरिए से भी देखिए। लोग कह रहे हैं कि समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको भागीदारी नहीं मिली, उसको वंचित रखा गया, वंचित समाज जिसको ये लोग बता रहे हैं, उसके नाम पर हल्ला मचा रहे हैं। कोई ये पूछने वाला नहीं है कि मेरे भाई 32 वर्ष से सत्ता पर बैठा कौन है, तुम ही बैठे हो। तो अगर किसी ने हकमारी की है तो लालू जी ने और नीतीश कुमार ने हकमारी की है। बिहार में अगर वंचित समाज के, अति पिछड़ा समाज के, दलितों को, मुसलमानों को जगह नहीं मिली तो जगह किसने नहीं दिया? तो लालू और नीतीश ने नहीं दिया। इन दोनों दलों को यह बताना चाहिए कि इन वंचित समाज के कितने लोगों को उन्होंने विधायक और सांसद का टिकट दिया है। जो विधायक जीत कर आए हैं उनमें से कितने लोगों को इन्होंने मंत्री बनाया है, मंत्रिमंडल में शामिल किया है। बिहार सरकार का बजट है 2,46,000 करोड़ पिछले साल का, और उसमें 60% जो राशि है, 60% राशि वाले विभाग सीधे तौर पर या तो नीतीश कुमार चला रहे हैं या तेजस्वी यादव चला रहे हैं। तो भाई उनसे तो हम आपके माध्यम से मांग करेंगे कि जो आपने अभी जातीय सर्वे कराया, इसमें जिन वर्गों को रिप्रेजेंटेशन, भागीदारी नहीं मिली है, उनको तुरंत आपको भागीदारी देनी चाहिए।
किसी मुस्लिम समाज के आदमी को गृह मंत्री बनाया जाना चाहिए, किसी अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को पथ निर्माण मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बनाना चाहिए। तो अगर ये हकमारी हो रही है तो ये हकमारी करने वाले दो ही लोग हैं, लालू और नीतीश, तीसरा कोई हक नहीं मार रहा है। तो ये लोग चोर मचाए शोर वाली बात है। खुद ही 35 वर्ष से सबका लूट कर बैठे हैं, सबका हक मार कर बैठे हैं और हल्ला भी मचा रहे हैं कि भैया इन समाजों का हक मार लिया गया। भाई आपको कौन रोक रहा है? काहे तेजस्वी यादव 4 विभागों के मंत्री रहेंगे? अल्पसंख्यक विभाग का आदमी जो मंत्री है वो अल्पसंख्यक कल्याण का है और पथ निर्माण बनाइएगा। जल संसाधन नीतीश कुमार चलाएंगे, होम विभाग के मंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, स्वास्थ्य मंत्री आरजेडी का रहेगा, कृषि मंत्री आरजेडी का रहेगा। और कौन रहेगा? जो उनके समाज के लोग हैं। वो कोई अति पिछड़ा समाज का, दलित समाज का, मुस्लिम समाज का क्यों नहीं उसको हक दे रहे? बिल्कुल हक देना चाहिए। बच्चों से आप कह रहे थे कि जाति पाति में विश्वास मत कीजिए, अपना काम कीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, लेकिन जाति पाति में विश्वास लोग कैसे न करें? अब आरक्षण लागू हो गया, उसके मन में भेद है कि मैं अति पिछड़ा हूँ, ये जनरल नहीं 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 नहीं, ये आपका भ्रम है। ये आरक्षण क्या है? ये आपका भ्रम है। आरक्षण संवैधानिक एक व्यवस्था है कि जिन समाज के लोगों के साथ लंबे समय तक सामाजिक और आर्थिक तौर पर जो समाज पीछे छूट गए, उनका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाया जाए। मान लीजिए कि आपके परिवार में कोई आदमी शारीरिक तौर पे दुर्बल है और आप थोड़े मजबूत हैं, तो आपकी जिम्मेवारी है कि अगर घर से आप निकल रहे हैं, अगर घर में परेशानी है, घर से बाहर जाना है, तो जो दुर्बल है उसको अपने कंधे पर बैठाकर, गोद में बैठाकर हम लोग ले जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो दुर्बल व्यक्ति को खाना ही ना मिले, अगर वो आदमी के शरीर पर कपड़ा ही ना हो, तो उसको आप गोद में भी हाथ पकड़ के भी कैसे बढ़ाइएगा? जरूरत आरक्षण जितनी है, कम है, ज्यादा है, वो अलग बात है, वो वैधानिक विषय है, सुप्रीम कोर्ट को उस पर निर्णय देने दीजिए। जरूरत इस बात की है कि आरक्षण चाहे 50 हो या 75, क्या इन समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं? अगर उस अति पिछड़ा समाज का, दलित समाज का बच्चा 5वां क्लास ही नहीं पढ़ रहा है तो आरक्षण का लाभ उसको मिलेगा कैसे? आरक्षण का लाभ लेने के लिए भी पढ़ाई तो होनी चाहिए। मैंने आपको क्या बताया कि लालू जी ने जिस समाज को आवाज दी, वो दावा करते हैं कि हमने अति पिछड़ों को, पिछड़े समाज के लोगों को आवाज दिया। हम तो मानते हैं कि हाँ भाई आपने आवाज दिया, लेकिन आवाज देने से तो नारा लगेगा। आपने उन बच्चों के पढ़ाई के लिए तो कुछ नहीं किया, आपने उन बच्चों के रोजगार के लिए कुछ नहीं किया, उनको पूंजी नहीं दी। तो आरक्षण और आरक्षण के नाम पर हल्ला कराना, नारा लगवाना एक बात है, और समाज में सही मायनों में सुधार की जो बात है वो अलग है। अगर आप तमिलनाडु का द्रविडियन मॉडल देख लीजिए, जहां पर 50% से ज्यादा आरक्षण है, लेकिन तमिलनाडु में आरक्षण से ज्यादा वहां के बच्चों के पढ़ाई पर 100% लिटरेट लोग हैं। वहां पर जिन लोगों ने आरक्षण की बात की, उन्होंने सबसे पहले स्कूल में बच्चों को लाने और अच्छी शिक्षा की बात की। आरक्षण का लाभ तो तभी मिलेगा जब आप पढ़ाई करेंगे। वे लालू नीतीश, ये देखिए, ये आरक्षण वगैरह किसी को नहीं देना चाहते हैं। इनका ये क्या है, राजनीति का अब अंतिम दौर चल रहा है नीतीश कुमार का। अब एक अंतिम पासा फेंक कर नीतीश कुमार ने देख लिया कि जाते जाते समाज को बांटकर किसी भी तरीके से हमारा एक बार किसी तरह नाव पार लग जाए। मैं आपको जितनी राजनीतिक समझ हमको थोड़ी बहुत है, आपको दावे के साथ कह रहा हूं, लिख कर दे देता हूं। और मैं ये रोज रोज बात नहीं कहता हूं। जीवन में मैंने एक बार बंगाल के लिए ये बात कही थी कि पूरा देश चाहे कुछ भी कह ले, भाजपा को 100 सीट बंगाल में नहीं आएगा, पर भाजपा को आया 77। मैं आपको लिख कर दे देता हूं, नीतीश कुमार को लोकसभा के चुनाव में, नीतीश कुमार को, मैं गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं, जदयू को 5 सीट नहीं आएगा। अगर 5 सीट भी आ जाए तो हम पूरे बिहार की जनता के सामने खड़े होकर अपनी गलती के लिए माफी मांगने को तैयार। इस आदमी का राजनीति खत्म हो गया। अब हाथ पांव अंतिम में मार रहे हैं, चाहे वो आरक्षण। अभी 2-3 महीना पहले आप लोगों ने हल्ला मचाया, इंडिया अलायंस हो गया, नीतीश कुमार उसके संयोजक हो जाएंगे, प्रधानमंत्री के चेहरा हो जाएंगे। कहाँ गए? हम उस दिन भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं, अरे भाई नीतीश कुमार को पूछ कौन रहा है? तो खुद अपने बैठकर 4 चाटुकारों के बीच कभी संयोजक बन जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बन जाते हैं। जरा आप लॉजिकली सोचिए,
कि अगर इंडिया अलायंस में कल संयोजक बनना हो, नेता बनना हो, तो सबसे बड़ा दल कांग्रेस है। कांग्रेस छोड़कर इनको क्यों बनाएगी? मान लीजिए कि यह तय हुआ कि भाई कांग्रेस नहीं, कोई दूसरे साथी दल का बनेगा, तो दूसरा सबसे बड़ा दल तृणमूल है, तीसरा सबसे बड़ा दल डीएमके है। तो सबको छोड़कर 42 विधायकों वाले नीतीश कुमार को क्यों बना दिया जाएगा? ना, और विधायकों और एमपी की बात छोड़ दीजिए ना, इनकी कोई छवि है। उस राज्य के नेता हैं जो देश में सबसे पिछड़ा है, तो पूरे देश के लोग ये क्यों मान लेंगे कि देश का सबसे पिछड़ा राज्य का मुख्यमंत्री हमारा नेता बन जाए? जो अपना राज्य नहीं सुधार सका वो देश को कैसे सुधार देगा? ये तो बिहार में कुछ चाटुकार नेता जिनको कुछ समझ है नहीं, और कुछ पत्रकार जबरदस्ती का हल्ला मचा रहे हैं, नीतीश कुमार देश के नेता हो गए। अरे नीतीश कुमार को पूछ कौन रहा? मुख्यमंत्री की कुर्सी बची रहे, उसके लिए तो जीवन में सब कॉम्प्रोमाइज उस आदमी ने कर लिया। प्रधानमंत्री बनना और उसका कैंडिडेट बनना भी बहुत बड़ी बात है। मानसिक असंतुलन की भी बात कुछ लोग देखिए, मानसिक असंतुलन की बात तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने पहले भी कहा है, उम्र का असर और सामाजिक और राजनीतिक तौर पर जब आप अकेले पड़ जाते हैं, आपने जीवन में सबको धोखा दिया। जॉर्ज फर्नांडिस से शुरू कीजिए, जॉर्ज फर्नांडिस, दिग्विजय सिंह, और लंबी फहरिस्त है 20 लोगों का। जिस व्यक्ति को भी नीतीश कुमार ने हाथ पकड़ा, जिस व्यक्ति ने भी नीतीश कुमार की मदद की, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, वो हर हालत में नीतीश कुमार उसको लंघी मारेंगे ही मारेंगे, क्योंकि खुद इनसिक्योर आदमी है। वो डरते रहते हैं कहीं ये कोई बड़ा ना हो जाए, हमारा गड़बड़ा ना जाए। और आज ये करते करते इस हालत में पहुंच गए हैं कि सामाजिक और राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार के साथ खड़ा होने वाला कोई व्यक्ति बचा नहीं। और जिसके साथ वो गए हैं महागठबंधन में, सबसे ज्यादा नीतीश कुमार उन्हीं के खिलाफ लड़े हैं, उन्हीं के खिलाफ उनका अविश्वास है। पूरी राजनीति लालू जी के जंगल राज का भय दिखाकर नीतीश कुमार ने किया, आज उसी आदमी के साथ हैं। तो उनकी मनोस्थिति आप समझ सकते हैं। जब आदमी घिर जाता है और उम्र भी हो जाती है, तो यही होता है जो हम और आप देख रहे हैं पिछले कई महीनों से। नीतीश जी बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। बोलना शुरू करते हैं कुछ और, खत्म करते हैं कुछ और से। तो इसी को कुछ लोग अब बता रहे हैं कि मानसिक असंतुलन हो गया है, क्या हो गया। हम ये बात नहीं कह सकते हैं, हमारे पास उसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि उम्र का असर दिख रहा है। और कहीं ना कहीं ये बात दिख रही है कि नीतीश कुमार राजनीतिक और सामाजिक तौर पर अकेले पड़ गए हैं, थोड़े से घबराए हुए से दिख रहे हैं। इसीलिए इस तरह की गलती उनसे हो रही है। जिस तरह के शब्द प्रयोग उन्होंने किए जीतन राम मांझी के लिए, मैं नीतीश कुमार के साथ उनके घर में रहा। नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर भी किसी को तुम तड़ाक नहीं करते। सार्वजनिक तौर पर किसी को तुम तड़ाक करना, अपशब्द का प्रयोग करना, या उससे पहले नीतीश कुमार ने विधानसभा में जिस तरह की बात कही पॉपुलेशन को लेकर, उस पर हम लोग पूरा देश देखा और हम पूरे बिहार के लोग शर्मसार हुए। उससे पहले छपरा में जब करीब 70-80 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई जहरीली शराब से, आपने देखा पॉकेट में हाथ डालकर हंस रहे हैं, कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा। तो ऐसे पिछले 1 साल में हम लोगों ने दसियों ऐसी घटनाएं देखी हैं जो नीतीश कुमार के मेंटल कोहेरेंस पर टिप्पणी करने के लिए लोगों को बाध्य कर रहा है, या सोचने को बाध्य कर रहा है कि भाई ये कोहेरेंट रह गए हैं कि नहीं रह गए हैं। कि लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रोग की बात नहीं है, रोग तो किसी को हो सकता है, और है कि नहीं वो तो डॉक्टर बता सकते हैं। लेकिन ये जरूर दिख रहा है कि जब आप दबाव में होते हैं, अकेले पड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मेंटल कोहेरेंस गड़बड़ दिखता है। पर जो योजनाओं की जहाँ जहाँ आवश्यकता है, उसको धरातल पर को ध्यान में नहीं रख करके इसी रूम में बैठ करके योजनाएं तैयार की जाती है, जो देखा जाता है। जैसे अभी कुछ देर पहले चर्चा हुई अभी सिंचाई परियोजना के बारे में, नहरों के बारे में। अब नहर तो बना दिया गया, अब वो जमीन के टुकड़ों को 2 हिस्सों में बांट दिया। जैसे हम लोग के यहाँ अभी लखनऊ और मधेपुर का जो बहुत सारा इलाका है, वहाँ पर क्या हुआ कि एक ओर पानी इकट्ठा हो गया, दूसरी ओर उसका निकासी जो पहले खुले खेत होने के कारण होता था वो बंद हो गया। तो जब योजनाएं थी, अब जैसे सरकारी स्कूलों की बात, वहां पर भी देखा जा रहा है कि जहां हॉस्टल की जरूरत नहीं है वहां हॉस्टल बनवा दिया गया। देखिए, ये जिसकी आप बात कर रहे हैं, अच्छी सरकार में दुनिया भर में अगर आप देखेंगे, उपलब्धता मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ एसी रूम में बनाने की बात नहीं है।
नीति बनाने और उसको इम्प्लीमेंट करने में दुनिया भर में लोग बताते हैं कि 4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो जो बनाने वाले लोग हैं वो समझदार, बुद्धिमान, अनुभव वाले लोग हों जो नीति बना रहे हैं। दूसरा, संसाधन और नीति निर्धारण दोनों का डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, जो बात आप कह रहे हैं, हर चीज सेक्रेटेरिएट में बैठकर अगर आप बनाइएगा, 4 अफसर बनाएंगे तो उसमें कोई विकेंद्रीकरण तो है नहीं, पंचायती राज के लोग उसमें शामिल नहीं है। यस। तीसरा, जन भागीदारी, कि पंचायती राज के बियॉन्ड भी आपको जनता से जब तक आप राय विचार करके निर्णय नहीं लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको गलती होगी। और चौथा, टेक्नोलॉजी का प्रयोग। अगर आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग बिजली के लिए कर सकते हैं तो जरा अंदाजा लगाइए, नल जल योजना है जिस पर हम लोग बात करते हैं कि नल जल योजना चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर योजना बनाते समय स्मार्ट मीटर हर योजना में बनाया गया होता, लगा दिया गया होता, तो उसका कॉस्ट कुछ नहीं था। योजना के खर्च के सामने उसका कॉस्ट कुछ नहीं था। पटना में बैठकर ये बताया जा सकता था कि कौन सी नल जल योजना कितने बजे मोटर चालू हुआ, कितना पानी निकला, कितना कब मोटर बंद हुआ। तो ये 4 चीजें लोग बताते हैं कि अच्छी सरकार जो होती है उसमें नीति नियंता जो है, नीति निर्धारण करने वाले लोग अनुभवी, पढ़े लिखे, समझदार हो। दूसरा, सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण हो। तीसरा, जन भागीदारी। और चौथा, टेक्नोलॉजी का प्रयोग। बिहार में ये चारों चीज गायब है। सत्ता में वो बैठे हैं जो खुद सबसे ज्यादा अनुभवहीन और अनपढ़ लोग हैं, जिसको खुद नहीं जानकारी है कुछ। जैसे आपने देखा होगा कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव भाषण में कह रहे हैं कि जीडीपी में तो देश में सबसे आगे जो 2-3 राज्य हैं उसमें बिहार की गणना है। अब ये दिखाता है कि जब आप स्कूल में, विद्यालय पढ़ने नहीं जाएंगे तो आपको यही समझ में आएगी बात। जीडीपी में बिहार का नंबर है 28। हुआ ये होगा कि किसी अफसर ने बताया होगा कि जीडीपी ग्रोथ में हम लोग 2-3 टॉप के स्टेट में हैं, तो भाई साहब को जीडीपी ग्रोथ और जीडीपी में फर्क ही नहीं मालूम है। हमने ये कहा कि भाई यहाँ के सो कॉल्ड बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, 5-7 दिन क्लास करके टीचर से, विशेषज्ञों से बात कर ले, उसके बाद कैमरे पर आकर बिना कागज देखे हुए खाली ये बता दे कि जीडीपी होता क्या है और इसकी गणना कैसे होती है। अगर ये तेजस्वी यादव बता देंगे तो कल से हम तेजस्वी यादव को नेता मानकर उनका झंडा लेकर घूमेंगे। 10 दिन का अवसर दे दें, जिसको भी आप बुलाकर पढ़ना है पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि जीडीपी क्या होता है, इसकी गणना कैसे होती है और बिहार में जीडीपी की स्थिति क्या है। ये चीज अगर कैमरे पर महानुभाव बता दें तो हम उनका झंडा कल से लेने को तैयार है। वही आदमी इस राज्य के का नीति नियंता है। क्या होगा इस राज्य की दुर्दशा। तो इसके लिए कोई बहुत ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। जब आप और हम ऐसे लोगों को अपना नेतृत्व देंगे जिसको ये पता ही नहीं है कि जीडीपी होता क्या है। इससे पहले हमने बोलचाल की भाषा में एक चीज बताया था, सेमीकंडक्टर एक चीज होती है। देश में कुछ साल, अभी 2 साल पहले, पिछले वर्ष सेमीकंडक्टर की एक यूनिट जो लग रही थी महाराष्ट्र में, उसको गुजरात में शिफ्ट करने की बात है। बड़ा देश में हल्ला हुआ कि भैया महाराष्ट्र में वो लग रही थी, वहां पर सरकार जब गिर गई तो उसको हटाकर गुजरात में किया गया। सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाने के लिए करीब करीब $20 बिलियन, मतलब 20 बिलियन, 1 बिलियन होता है 8,000 करोड़ रुपया, 1,60,000 करोड़ रुपए का खर्च है। लगाने के लिए उस समय वेदांता की बात चल रही थी, अनिल अग्रवाल जो बिहार के ही हैं। जब वो यूनिट कभी भी बनेगी तो उसमें कम से कम 15 से 20% लोग बिहार के इंजीनियर उसमें काम करेंगे। कभी आपने बिहार में सुना कि भाई हम लोग यहाँ लग नहीं सकता, इतना आसान नहीं है, देश में नहीं है तो बिहार में कैसे लगेगा। लेकिन कभी बिहार में आपने इसकी चर्चा सुनी कि भाई सेमीकंडक्टर का भी फैक्ट्री महाराष्ट्र में लग रहा है, गुजरात में लगाने की बात हो रही है, तो बिहार में क्यों नहीं? लगाने वाला तो बिहार का आदमी है। तो मैंने उसका जवाब ये दिया कि भाई पूरे कैबिनेट को बैठा लीजिए। नीतीश कुमार जो अपने आप को इंजीनियर कहते हैं भी, उनको भी बैठा लीजिए। उनसे खाली ये पूछ लीजिए कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। जब यहाँ के नेताओं को यही नहीं पता है कि सेमीकंडक्टर होता क्या है, तो उसकी फैक्ट्री कैसे लगेगी और फैक्ट्री लगाने के लिए क्या प्रयास करना पड़ेगा, कैसी नीति बनानी पड़ेगी, ये कैसे आप आशा रखते हैं। तो बिहार में तो भाई
जो शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले वही नेता है। नेता वो है जिसको भाषा का, विषय का ज्ञान ना हो। जो जितना बड़ा लखेरा है, जितना बड़ा बेवकूफ है, वही इतना बड़ा नेता है। उसी को आप और हम नेता बताते हैं। और फिर हम और आप कहते हैं कि बिहार में तरक्की नहीं हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही। अगर कोई अच्छा आदमी खड़ा हो जाए तो आप और हम ही कहते हैं कि अरे बिहार में ही नहीं चलेंगे, कि बिहार में ऐसा आदमी थोड़े चलेगा। उसका हम लोग घर में बैठ के मजाक उड़ाते हैं। आप अब उसका मजाक उड़ा रहे हैं, आप अपनी किस्मत पर हंस रहे हैं, अपनी किस्मत का मजाक उड़ा रहे हैं। वो अच्छा आदमी, जब एक अच्छा आदमी हारता है तो 100 अच्छे लोगों की हिम्मत टूटती है, वो राजनीति में नहीं आता। और यही दुर्दशा है कि इस कुचक्र में बिहार पड़ा हुआ है। चोरी कहां नहीं है? किस राज्य में नेता झूठ नहीं बोल रहा? किस राज्य में नेता चोरी नहीं कर रहा है? लेकिन जितनी कुव्यवस्था, जितनी इस कुचक्र में बिहार के लोग पड़े हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं समाज की ये मानसिकता है, जहां आप अच्छे लोगों को देखकर हंसते हैं और जो जितने लखेरा बदमाश है उसको आप अपना नेता बनाते हैं। तो भैया बबूल बोइएगा, आम खाने को तो मिलेगा नहीं। यही बिहार की नियति है। जब तक समाज नहीं सुधरेगा, आप और हम इस बात का संज्ञान नहीं लेंगे, तब तक बिहार को कोई नहीं सुधार सकता है। और इसी दशा में हम लोग जी रहे हैं, हम लोग के बच्चों को भी ऐसे ही जीना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।